हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 की, जो साइंस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था मुख गुहा, दांत, जिह्वा के बारे में। आज हम इसके आगे का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। Online Study by KD. Like, subscribe and share and watching the video. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रास नली की। ग्रास नली में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। दोस्तों, ग्रास नली में कोई किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिस वजह से ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के किस अंग में पाचन नहीं होता है, तो हमारे ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली भोजन को अंदर ले जाने में सहायता करती है। ग्रास नली जो होती है वह कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज यानी उपास्थि। एक अस्थि होती है दोस्तों, एक उपास्थि होती है। उपास्थि जो होती है वह लचीली होती है और अस्थि जो होती है वह टाइट होती है। क्योंकि ग्रास नली सिकुड़ और फैल सकती है, क्योंकि यह कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए यह सिकुड़ और फैल सकती है। हमारा कान जो है वह भी कार्टिलेज का बना हुआ है, इसलिए हम उसको मोड़ सकते हैं इधर उधर। ग्रास नली भोजन को अंदर ले जाने का कार्य करती है। बच्चों में बचपन में उपास्थि या जो कार्टिलेज होता है, उपास्थि यानी कार्टिलेज होता है, जिस वजह से बच्चा गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती, हड्डियां क्रैक नहीं होती। धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो उसमें कैल्शियम का जमाव होता है और उपास्थि अस्थि में विकसित हो जाती है। तो यह बात हुई ग्रास नली की। आगे हम बात करते हैं आमाशय की। आमाशय जो होता है दोस्तों, यह 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना होती है। यह 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस को जठर रस कहा जाता है। आमाशय से 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है दोस्तों। पहला होता है पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा म्यूसिन। अब यह क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि पेप्सिन का कार्य क्या है या प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। केसिन प्रोटीन अब पाई किस में जाती है, तो केसिन नामक प्रोटीन जो होती है यह दूध में पाई जाती है। तीसरा जो एंजाइम होता है वह होता है म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है दोस्तों, हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इससे रक्षा प्रदान करती है। वह कैसे रक्षा प्रदान करती है? म्यूसिन जो होती है वह आमाशय में एक दीवार बना देता है। हमारे शरीर में भोजन नहीं रहता दोस्तों, जब हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि वह हमारे आमाशय की दीवार को काटना शुरू कर देता है। तो म्यूसिन जो होता है उस पर एक दीवार बना देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की दीवार को ना काटकर म्यूसिन की दीवार को काटता है, जिससे हमारा आमाशय बच जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, भोजन में उपस्थित कंकड़ या पत्थर को गलाने का कार्य भी करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूसिन की परत को काटता है दोस्तों, तो पेट में दर्द होता है और भूख का अनुभव होता है। आमाशय में जो भोजन सहने की क्षमता होती है कि हम कितना भोजन आमाशय में ग्रहण कर सकते हैं, तो हम आमाशय में 1 से 1.5 kg भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम भोजन कर लेंगे तो हमें उल्टियाँ हो जाएंगी। दोस्तों, पेट में जब भोजन नहीं होता तो
HCl जो होता है आमाशय की दीवार को काट देता है, जिससे मनुष्यों में अल्सर या पेप्टिक नामक रोग हो जाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? यह क्वेश्चन खूब पूछता है कि HCl का स्राव कहाँ से होता है। तो हमारे आमाशय में एक ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है जहाँ से HCl का स्राव होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। HCl जो होता है दोस्तों, यह आमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये बात हुई आमाशय की। चलिए आगे हम देख लेते हैं यकृत, जिसको हम यकृत बोलते हैं, जिगर, लीवर या कलेजा, इसको कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। यकृत मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई जो होती है 16 से 23 सेंटीमीटर लंबाई के मध्य में होती है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। जो पित्त रस होता है इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस का कार्य होता है वसा को जल में घुलनशील बनाना। पित्त रस जो होता है यह वसा को जल में घुलनशील बनाता है। यदि पित्त रस वसा को जल में घुलनशील नहीं बनाएगा तो हमारे शरीर में वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को पायसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। पित्तरस में एक प्रोटीन पाया जाता है। पित्तरस एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है पित्तरस। यह हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों में उपस्थित हिपैरिन, हमारे रुधिर वाहिनियों में जो हिपैरिन उपस्थित होता है, यह शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोकता है। पित्तरस में एक हानिकारक वर्णक भी पाया जाता है दोस्तों, जिसको बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन का रंग दोस्तों पीला होता है। जब हमारे यकृत में इन्फेक्शन होगा तो बिलिरुबिन जो होता है वह ब्लड के रास्ते पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जिसके कारण हमें एक रोग होता है जिसको कहते हैं पीलिया या जॉइंडिस। और पित्तरस जो है हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी निर्माण करता है। तो जब रक्त बाहर आता है तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन आपस में क्रिया करके रुधिर को स्कंदित कर देते हैं, लेकिन जब शरीर के अंदर रक्त रहता है तो हिपैरिन एक्टिव रहता है। यह शरीर के अंदर रुधिर को जमने से रोक देता है। हमारे शरीर में दोस्तों यह पूछता है कि भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है। तो हमारे शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रहता है। शरीर के किस भाग में भोजन संरक्षित रहता है? तो यकृत, लीवर या कलेजा, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रहता है। यकृत जो होता है यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत में कुफर कोशिका पाई जाती है दोस्तों। अब यह कुफर कोशिका होती क्या है, इसका कार्य क्या होता है? तो कुफर कोशिका जो होती है यह हानिकारक पदार्थों का भक्षण करती है। यही कारण होता है कि जब कोई व्यक्ति जहर खाकर मृत हो गया होता है तो उसके लीवर की जांच होती है, क्योंकि कुफर कोशिका उसको ग्रहण किए हुए रहती है। तो जब जांच करते हैं तो उसमें निकलता है कि किसी मतलब जहर था इसके शरीर में कि नहीं। अग्न्याशय को एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम का भी स्राव करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो लाइपेज होता है यह वसा का पाचन करता है। इसलिए अग्न्याशय को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्न्याशय में एक कोशिका पाई जाती है जिसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है।
अल्फा, बीटा और गामा। बीटा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन जो होती है यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जब ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में होता है तो यह इंसुलिन के द्वारा ही होता है। और जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसे एक रोग होता है जिसे मधुमेह, डायबिटीज या शुगर कहा जाता है। यह क्वेश्चन खूब पूछता है कि इंसुलिन का कार्य क्या है। इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। और इंसुलिन की खोज जो है वह बेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने किया था। और इंसुलिन में एक तत्व भी पाया जाता है जिसे कहते हैं जिंक। इंसुलिन में जिंक नामक तत्व पाया जाता है। दोस्तों, जब कोई जीव या मानव भोजन ग्रहण करने के पश्चात कोई कार्य नहीं करता है और भोजन का पाचन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता रहता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है और शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग होता है। जीवों में या मानव में डायबिटीज रोग ना हो, इसलिए यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है इंसुलिन के द्वारा, और ग्लाइकोजन के रूप में भोजन यकृत में संरक्षित रहता है। और जब हमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो यह ग्लाइकोजन जो है वह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण होता है दोस्तों कि जब मानव व्रत होता है और उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ग्लाइकोजन जो होता है यह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिस वजह से मनुष्य बिना खाए पिए कुछ दिन तक जीवित रह लेते हैं। तो यह बात हुई अग्न्याशय की। आगे हम बात कर लेते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। इसकी लंबाई जो होती है वह 6 मीटर होती है। और जो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। भोजन का जो अवशोषण होता है दोस्तों, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में किसके द्वारा होता है? यह क्वेश्चन खूब पूछता है कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत में किसके द्वारा होता है? तो जेजनम वेलाई के द्वारा होता है। खनिज का पाचन और अवशोषण छोटी आंत के कहाँ पे होता है? तो ग्रहणी में होता है। खनिज का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत के ग्रहणी में होता है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी परंतु मोटी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। यह क्वेश्चन को पूछता है दोस्तों कि जल व दवाइयों का अवशोषण कहाँ होता है? जल व दवाइयों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। दोस्तों, मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। पेशाब का जो पीला रंग होता है वह बिलिरुबिन के कारण होता है। और मल में जो गंध होती है क्रिसाल, स्टेटाल और इंडोल की होती है। तो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे जहाँ से, वो सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार।